काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिर आज कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं और कांग्रेस ने भी आज अपनी पहली सूची जारी की है। 39 उम्मीदवारों के नाम हैं उस सूची में और इनमें ज़्यादातर जो नाम हैं वो दक्षिण भारत के राज्यों से आए हैं, जैसे केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के नाम इसमें शामिल हैं और कुछ जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनके उम्मीदवारों के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। कुल 39 उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें 12 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है, यानी जिन्हें हम युवा उम्मीदवार कह सकते हैं। उनसे 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 कम हैं। इसके अलावा करीब 15 नाम ऐसे हैं जो सामान्य वर्ग से हैं और बाकी जो 24 नाम हैं वो या तो ओबीसी समाज से आते हैं या एससी समाज से, एसटी समाज से या अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। तो ये वर्गीकरण हो गया। अगर हम कास्ट की बात करें, जिस तरह का सामाजिक समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है इस सूची में, लेकिन इस सूची की क्या 3-4 बड़ी बातें हैं वो अगर हम देखें तो सबसे पहली बात जो देखने में पहली नज़र में इस सूची को देखने में आती है वो ये कि कोशिश ये की गई है कि पहली सूची उन राज्यों की जारी की जाए जहां पर कोई विवाद नहीं है किसी सीट को लेकर, जहां पर कांग्रेस खुद अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, वहां पर किसी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रही है। केरल में कांग्रेस खुद अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और वहाँ पर कोई जो गठबंधन में पार्टियां हैं भी वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा कर्नाटक में अकेले चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, तेलंगाना में अकेले लड़ रही है, छत्तीसगढ़ में उसका कोई गठबंधन नहीं है। इसके अलावा बाकी उत्तर पूर्वी राज्यों में भी वो अकेले चुनाव लड़ रही है। तो उन राज्यों में की ज़्यादातर सीटें हैं या यूँ कहें लगभग सभी सीटें उन राज्यों की है जहाँ पर कोई गठबंधन नहीं है। कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई जिसके बाद आज सूची ये जारी की गई है, उसमें जिन राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई उसमें केवल एक राज्य ऐसा था जहां पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी और वो है दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में 4 सीटें हम जानते हैं, 7 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 सीटें जो बची हुई हैं उन पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होंगे। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों पर कोई फैसला नहीं कर पाई अपनी पहली बैठक में। हालांकि कहा यह गया कि चर्चा ज़रूर हुई है लेकिन उम्मीदवारों पर कोई फैसला नहीं हो पाया। तो कोशिश ये की गई है कि उन राज्यों पर फोकस किया जाए जहां पर कोई विवाद नहीं है। दूसरी बड़ी बात जो निकल कर सामने आती है वो ये कि बड़े नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतारा जाए और उनको जिसको बोलते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाए बड़े नेताओं को भी, और उनको भी कहा जाए कि वो लोकसभा के लिए चुनाव मैदान में उतरें और सड़कों पर उतरें और सीधा लोगों के पास जाएं और चुनाव मैदान में उनको उतारा जाए। जैसे जो प्रमुख नाम हैं इन चुनावों में उनमें राहुल गांधी, हालांकि वो पहले भी केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं और वहीं से फिर से उनको दोबारा उम्मीदवार घोषित किया गया है। शशि थरूर बड़ा नाम है कांग्रेस का, चौथी बार अपनी किस्मत आजमाएंगे लोकसभा के लिए और फिर से उन्हें तिरुवनंतपुरम से उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा एक जो बड़ा नाम है केरल से, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं केसी वेणुगोपाल, संगठन के महासचिव हैं, बेहद करीबी हैं राहुल गांधी के, उनको भी इस बार चुनाव मैदान में उतारा गया है। वो अलापुरा जो केरल की सीट है वहाँ से वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। रोचक बात यह है कि पिछली बार केरल 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल में कांग्रेस पार्टी ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 15 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन एक सीट वो हार गई थी और जो एक सीट हारी थी वो उसी सीट पर केसी वेणुगोपाल को उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बड़ा नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री तो हैं ही, इसके अलावा ओबीसी चेहरा हैं कांग्रेस पार्टी के और काफ़ी दमदार नेता माने जाते हैं, उनको भी राजनांदगांव से उतारा गया है इस बार चुनाव मैदान में। तो कोशिश ये दिखाने की है और संदेश ये देने की है
कि बड़े बड़े नामों को उतारा जाएगा चुनाव मैदान में और उनसे ये कहा जाएगा कि वो सीधे लोगों के पास जाएं और लोगों का सामना करें, क्योंकि पहले से भी ये बात चल रही है कि आगे आने वाले दिनों में हम शायद देखेंगे कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या देश के अलग अलग राज्य हों, वहाँ से कई और बड़े चेहरे जो अब तक सीधे चुनाव में उतरने से पिछले कई सालों से बचते रहे हैं या उनको नहीं उतारा गया था, वो राज्यसभा के ज़रिए संसद में आते रहे हैं, उनको भी इस बार चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। क्योंकि के.सी. वेणुगोपाल अभी भी राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन पार्टी ने एक जोखिम उठाया है, एक रिस्क लिया है और कोशिश दिखाने की ये की गई है कि सबको मैदान में आना होगा। तीसरी बात जो के.सी. वेणुगोपाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जब ये सूची जारी की कि विनेबिलिटी और लॉयल्टी को बड़ी प्राथमिकता दी गई है, यानी जो उम्मीदवार जीतने वाले लगते हैं या जिनकी लॉयल्टी कांग्रेस के प्रति वफादारी जिन्होंने दिखाई है उनको टिकट दिया गया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों या उनकी जो आनुषंगिक इकाइयां हैं जैसे एनएसयूआई है, यूथ कांग्रेस है, इस तरह के जो कांग्रेस के जो इकाइयां हैं उनके जो सदस्य हैं उनको भी इस बार कोशिश की गई है कि एकोमोडेट किया जाए, उनको भी समायोजित किया जाए इस सूची में। तो कुल मिलाकर ये 3-4 बातें सामने आई हैं जो पहली सूची जारी की गई है। हालांकि 2-3 सवाल भी उठ रहे हैं इस सूची को लेकर। पहली बात ये कि केवल 39 नाम क्यों? क्योंकि बीजेपी ने कुछ दिनों पहले जब से अपनी पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे, तब से ये दबाव था कि कांग्रेस पार्टी भी अपनी पहली सूची जारी करे, लेकिन इसमें महज 39 नाम दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक जैसे राज्य जहाँ पर उनकी सरकार है, तेलंगाना जहाँ पर उनकी सरकार है, उसमें भी एक बार में पार्टी सभी कैंडिडेट के नाम घोषित नहीं कर पाई और कर्नाटक से तो बेहद कम नामों का ऐलान किया गया है। वहाँ पर चर्चा ये भी है कि वहाँ की गुलबर्गा सीट से संभवतः कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनाव मैदान में उतरें। लेकिन ये सवाल ज़रूर है कि जहाँ पर उनकी सरकार है, मजबूत सरकार है, वहाँ से भी पहली सूची में महज चंद नाम क्यों जारी किए गए। तो अब अगली जो बैठक है कांग्रेस चुनाव समिति की वो 11 मार्च को होगी और सबकी नज़र अब 2-3 बातों पर है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे और अगर लड़ेंगे तो क्या अमेठी और रायबरेली की सीट से ही लड़ेंगे, क्या अशोक गहलोत, कमलनाथ और बाकी जो बड़े बड़े नेता हैं क्या उनको भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। तो आज की सूची से कुछ सवालों का जवाब भी मिला है, लेकिन कोई बड़े सवाल और भी खड़े हुए हैं जिनका जवाब संभवतः आने वाले दिनों में मिलेगा और इसके लिए 11 मार्च को जो अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है तब तक शायद कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा और ये देखना होगा कि क्या उस दिन भी अमेठी, रायबरेली और जो बड़े बड़े नाम हैं और बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र हैं क्या उन पर चर्चा होती है या नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन जोसेफ के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।